अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, आम आदमी, जो जनरेशन तैयार की गई है पाकिस्तान आर्मी की अंडर में, वो पूरी दुनिया से नफरत करते हैं। 34 मुल्कों का इस्लामी इत्तेहाद एक फौज बनाई गई थी। जनरल राही शरीफ को, हमारे साबिका चीफ साहब को चीफ बनाया गया था, उसका सरबराह बनाया। वो किधर है इस्लामी ममालिक की 34 मुल्कों की फौज? क्या ख्याल इन अरबों का? ईरान से तुम्हें परेशानी थी, तुम्हारी रियासतें बच जाए, तुम्हारा इख्तिदार बच जाए। तुम आज जिस इसराइल के बारे में नरम गोशा रख रहे हो, वो तो ग्रेटर इसराइल में सारे अरब ममालिक को लेना चाहता है। तो तुम बच जाओगे क्या? तुम्हारी रियासतें बचेंगी? इम्पॉसिबल। और हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, दो टोक अंदाज में कहते थे, हदीस मुबारक भी है, वैलुल लिल अरब मिन शर्रि क़द इक़तरब, तबाही हलाकत अरबों के लिए उस शर से जो करीब आ चुका। ना अमरीका किसी का दोस्त हुआ और ना यहूद अय्यार किसी के दोस्त हो सकते हैं। आज तुम्हारा ख्याल है कि तुम झुककर बातें मानकर अपनी रियासतों को बचा लोगे, नहीं बचेंगी। और अरबों का सबसे बड़ा जुर्म क्या है? कुरान उनकी जुबान में, आप और मैं तो आजमी नॉन अरब हैं, कुरान उनकी जुबान में, और एक मुल्क नहीं दिखा सकते अरब में भी क्या हम बताएं ये अल्लाह का दीन यहां पर नाफिज, और दीन इस्लाम की बात कर रहा हूं। कोई एक अरब मुल्क नहीं जो दिखा सके कि ये इस्लाम यहां पर नाफिज है। ये मुजरिम नंबर 1 अरब है, पिटाई तो होनी है, कोई शक नहीं इसके अंदर। और दूसरे मुजरिम हम हैं, मुसलमाना ने पाकिस्तान। मुल्क हमने इस्लाम के नाम पर लिया, इस्लाम से हमने गद्दारी और बेवफाई की। मुसलमान देशों से भी अब नफरत करते हैं, अब सऊदियों से, ईरानियों से, सबसे नफरत करते हैं। मैं कई ग्रुपों में हूँ व्हाट्सएप पे, उसमें कराची के हमारे लोगों का ग्रुप है, कराची के सारे पढ़े लिखे प्रोफेशनल। मैं हैरान रह गया, उसमें किसी ने ये वीडियो लगाई, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है आई डोंट नो, लेकिन इसके नीचे लिखा था कि सऊदीया के अंदर इंडियन एम्बेसी के हिंदुओं को काबा मुकद्दसा में दाखिला किस कदर अहले हरम हो गए बेतौफीके। याद रहे कि 3 महीने बाद जुलाई 2024 से गैर मुस्लिमों को काबे की ज़ियारत की इजाज़त आम दी जाने वाली है। कभी इसी काबे के सहन को, यानी जगह को, बुतों से पाक किया गया था। आज बुत परस्तों के नापाक वजूद से फ़ज़ाए हरम को मुताफ़िन करने की मुजरिमाना कोशिश हो रही है। ये कराची के पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, और सिर्फ ये नहीं कि एक ने पोस्ट की उसके पीछे सुभान अल्लाह और ये और वो, तो अलग। अजीज़ दोस्तों, ये नफ़रत रातों रात तो नहीं आती ना, ये पैदा की गई है, बढ़ाई गई है। क्यों ना हो, ये आज की है। आर्मी चीफ बाबर आजम को कहते हैं ट्रेनिंग, जब फौजी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद, कि वर्ल्ड कप में किसी भी टीम से हार जाना, लेकिन भारत से नहीं हारना। यार, खेल को तो खेल रहने दो, खेल को भी जिहाद बनाया हुआ है साला। खुद तुम मैदान जंग में भारत के आगे 93,000 पतलों उतार के आ जाते हो। तुम खुद तो पहले भारत से जीत के दिखाओ, हम तुम्हें बजट देते हैं भारत से जीतने का। और उसके लिए मैं उन भारत के महारथियों को पूछना चाह रहा हूं जो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। आम पाकिस्तानी तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, और स्पोर्ट्स और शोबिज और इन सब चीज़ों को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। यार, ये सब चीज़ें आप उनके साथ कर सकते हो जो खुद भी ये प्रैक्टिस करते हो। खुद तो वो नापाक और मुताफिन मतलब क्या है पता है? कचरे के ढेर के अंदर जो ताफून उठता है, जो गंद उठती है, वो आम आदमी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। आर्मी चीफ डायरेक्ट कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहता है कि भारत से नहीं हारना। अब वो बेचारे के ऊपर ऑलरेडी कितना बड़ा प्रेशर होगा। ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आप देखते हैं, जब वो भारत से खेलते हैं तो वो एक जंग की तरह से खेलते हैं, जैसे जिहाद कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी में ही गंद है। भारत के उन महारथियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, किस हिसाब में आप पाकिस्तान की तारीफ करते हो? आपको तो शर्म आनी चाहिए।
जितना तुम लोग पाकिस्तान से प्यार करते हो, जितना तुम लोगों को पाकिस्तान का ख्याल है, उसका आधा भी अगर तुम अपने देश का ख्याल कर लो ना, तो भारत से बड़े मसले निकल जाएंगे। अगर तुम लोग अपनी पॉलिटिक्स, गंदी सियासत, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, अपनी विदेशी इनकम के लिए विदेशी एजेंडे को चलाने को बंद कर दो ना, तो भारत चाइना से भी बहुत तेज़ी से आगे निकल जाएगा। चाइना को यही तो फ़ायदा है कि चाइना के सारे लोग एक पेज पे होते हैं। डिक्टेटरशिप अगर चाइना जैसी भारत में आ जाए ना, ये ध्रुव राठी रोज कहता है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि ध्रुव राठी को जवाब दूँ। मैं ध्रुव राठी को देखता ही नहीं भाई। भाई उसका एक एजेंडा है ना भाई, तो हमको उसको एजेंडे को, वो आप कुछ भी कर लो वो नहीं रुकेगा। और इसको बाहर से कहीं से क्या मिलता है क्या नहीं वो तो छोड़े, जिसके 15 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हों तो उसको तो वैसे भी किसी की ज़रूरत नहीं रहती। जब 50-50 मिलियन, सुना है इसकी एक वीडियो 50 मिलियन व्यू हुए। हमारे तो साला साल में 50 मिलियन व्यू नहीं होते। तो वो तो ऑलरेडी इतना कमा रहा है। अब अगर वो अपने एजेंडे से हट जाएगा तो नहीं कमाएगा ना, क्योंकि उसके देखने वाले सारे उसी इकोसिस्टम के लिए लोग हैं। तो हमारे कुछ भी करने से ध्रुव राठी थोड़ी सुधरेगा। वो कह रहे डिक्टेटर। अबे डिक्टेटर बन जाएगा ना जिस दिन मोदी, उस दिन तुम लोग देखना कि चाइना को तो कितना पीछे छोड़ देगा भारत। स्किल में, हेरिटेज में, इन सब चीज़ों में भारत चाइना से कितना आगे है ये सबको पता है। एनीवे, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भारत के बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। श्री जयशंकर जी ने इस पे कुछ बात की है। You can ask, there are countries with whom we can ask, should we maintain relationship also? अब एक तो उस साइड बगल में है, तो अगर मैं कहूँगा अभी जो है बड़ी चुनौती है, to let us be honest, because all of us know one very difficult one is Pakistan, and I would say इसमें we should actually ourselves look why is this, because one reason for this is us. If we had from the very start been clear that Pakistan is using terrorism and ये हमें बर्दाश्त, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, we would have had a very different policy, not now. अभी 2014 में नरेंद्र मोदी आए, पर ये प्रॉब्लम जो है 2014 में शुरू नहीं हुई थी। मुंबई अटैक हुआ था तब भी नहीं हुई थी, ये हुई थी 1947 में। द फर्स्ट पीपल जो पाकिस्तान से आए, कश्मीर में आए, कश्मीर को अटैक किया, वो टेररिज्म था। वो शहरों को, गांवों को जला रहे थे। They were just killing people on large scale. And these were people जो ट्राइबल लोग जो हैं पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, उनको पाकिस्तानी आर्मी ने आगे की और कहा कि आप लोग जाइए, फर्स्ट टोटली डिस्टर्ब कश्मीर, उसके बाद हम लोग आपके पीछे आएंगे। अब हमने क्या किया, एक तो ठीक है आर्मी भेजी, कश्मीर का इंटीग्रेशन हो गया, आर्मी ने जो करना था वो कर रहे थे। अब कहीं बीच में हम लोग रुक गए, और उसके बाद रुकने के बाद कहाँ गए, यूएन गए। अब ये बताइए, अगर आप कोई भी अगर आप उस समय कहीं भी आप, ये टेररिज्म का शब्द नहीं, यह है ट्राइबल इन्वेडर्स के जैसे कोई वो लेजिटिमेट फोर्स थी। 65 में देखिए, 65 में भी पाकिस्तान आर्मी आने के पहले उन्होंने क्या किया, दे सेंट अगेन इन्फिल्ट्रेटर्स, सबोटाज। I mean, what were they? They were terrorists again. So we have to be very clear in our minds. In no situation is terrorism acceptable, or if any neighbor or anybody else, need not even be neighbor, anybody uses terrorism कि भाई मैं terrorism के थ्रू मैं आपको negotiating table में लाऊंगा, this should never be accepted.
And कभी कभी मेरे से पूछा जाता है कि साहब अभी तो आप पॉलिटिशियन बन गए, पहले आप डिप्लोमेट थे, तो आप जानते थे पहले कि हमारे फॉरेन पॉलिसी में बहुत कंटिन्यूटी। मैं उनको साफ साफ जवाब देता हूँ, हाँ 50% कंटिन्यूटी, बट 50% चेंज भी है। और एक चेंज है मुझे टेररिज्म पर चेंज, कि अगर आप मुंबई के बाद आप में से एक भी व्यक्ति, I would like to see one person who feels that we should not have responded to Mumbai. Everybody in the country felt it. But yet, अगर आप उस समय, इसका एक अकाउंट है, उस समय के बाद में NSA ने लिखा था, उस समय के NSA नहीं, अगले NSA जो UPA के NSA थे, उन्होंने कहा कि दिस मिनिस्टर लुक्ड एट इट, दैट मिनिस्टर लुक्ड एट इट, सब लोग मिले, बहुत एनालाइज किया, वो प्लस माइनस देखा, फिर हमने डिसाइड किया that the cost of attacking Pakistan is more than the cost of not attacking Pakistan. तो बहुत मंथन किया और कुछ नहीं निकला उसके बाद। So point is, something like Mumbai happens, and if you do not react to it, how can you prevent the next one from happening? And उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं। See, terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में तो आर्मी की बदमाशियां दबा के चल रही हैं। पुलिस वालों को लेक्चर देते हुए आर्मी चीफ कहते हैं कि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है। अब मैं आर्मी चीफ से ये पूछता हूँ कि अल्लाह की जंग मतलब जिहाद होता है, और जिहाद फ़र्ज है इस्लाम में नॉन मुस्लिमों के खिलाफ। तुम पुलिस को कह रहे हो कि जिहाद कर रहे हो, तो पुलिस तो आउट ऑफ पाकिस्तान जाके नहीं लड़ती ना, पुलिस तो विद इन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स है ना, तो विद इन पाकिस्तान तो मुसलमान हैं। ये कौन सी अल्लाह की जंग है कि अल्लाह के बंदों को मारने का तुम कह रहे हो कि अल्लाह की जंग है? इस तरह की बातें करते हैं और फिर अपने आप को हाफिज है कुरान और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और फिर लोग बड़ी तारीफें शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में आर्मी ने इस वक्त सब चीज़ों को क्रश किया हुआ है। मतलब अदालतों को छोड़े, पुलिस देखें, पुलिस के लोगों को कितना मारा है यार। बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं, ऐसे ऐसे मीम बन रहे हैं। एक ने कहा कि वो पुलिस ने कहीं घर पे छापा मारा, नॉक किया, अंदर से पूछा कौन, बोला पुलिस, तो बोला हम फौजी हैं, तो पुलिस भाग गई। अब पुलिस कैसे जाएगी कहीं पे भी छापा मारने? और पुलिस का भी आपको मैं क्या बताऊं, पुलिस भी जहां सिविलियन नज़र आता है वहां पे फिर अपनी ब्रूटलिटीज़, मतलब आप ये देखें कि ये एक आदमी बच्चों को और औरत को बालों से घसीट के ट्रेन के अंदर कितना मार रहा है और इसको लेके जा रहा है। जब भरी पब्लिक में ट्रेन के अंदर वो ये हाल कर रहा है, आप सोचें इसको थाने ले जाके ये क्या करेंगे इस औरत के साथ? ये थाने में जाके इस औरत के साथ क्या करेंगे आप ये सोचें। जब वो भरी पब्लिक में पब्लिक के सामने इस औरत और उसके बच्चों के साथ ये सलूक कर रहा है, तो पुलिस को भी जहाँ मौका मिलता है वो फ़ायदा पूरा उठाते हैं मौके का और अपना बिल्कुल छोड़ते नहीं है चांस। और ये पूरे पाकिस्तान का हाल है, चाहे पंजाब हो, सिंध हो। इस वक्त पुलिस अपनी भड़ास निकालती है कि वो बड़े पॉलिटिशियंस को नहीं कर सकती कुछ, वो बड़े ब्यूरोक्रेट्स को नहीं कर सकती कुछ। मैं इस पे वापस आपको अपना पुराना एक वाक़या याद दिला दूं कि जब मैं मेयर था और होम मिनिस्टर सिंध, जिसके अंडर में पूरी पुलिस थी, वो हमारी MQM पार्टी का था, तो एक साहब मेरे पास आए, मतलब एक साहब क्या, वो मेरे इलाके के TPO थे। तो वो मुझे कहते हैं कि आरिफ साहब, एक डिफेंस इलाके का जो SHO है ना, वो अपना ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा है नाज़माबाद में। नाज़माबाद इज़ ए मिडिल क्लास लोकेलिटी, तो उसके लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार है। अच्छा, मैं तो नया नया गया था, वो मुझे ऑफ़र नहीं कर रहा था, वो मुझे बता रहा था सिचुएशन पे जब बात होती थी। तो मैंने कहा अरे वो तो इतना ज़बरदस्त इलाका है, डिफेंस पोश इलाका है,
तो कहता है साईं वो वहाँ पे जिसके ऊपर हाथ डालता है वो किसी ना किसी बड़े बाप का बच्चा होता है। तो इनकम नहीं होती, इनकम होती है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में। किसी को भी पकड़ के 10,000 20,000 में छोड़ देते हैं, वहाँ से तो फ़ौरन फ़ोन आ जाता है या उनको उल्टा नौकरी गले पड़ जाती है। तो ये पुलिस को भी जहाँ मौका मिलता है सफाई कर देते हैं। अब एक मामूली मिसाल ले लें, ये एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी फोर्स है। एक आदमी सऊदी अरब से आता है मजदूरी करके, तो उसकी फैमिली आई हुई थी, तो उसकी बेटी उसके इस्तकबाल के लिए भाग के आगे गई, तो सिक्योरिटी वाले ने बाल से खींच के लड़की को फेंक दिया दूर। मतलब कोई हद होती है। सिविलियंस को तो बिल्कुल ही क्रश करके रखा हुआ है बूट के नीचे, चाहे वो पुलिस का बूट हो कि आर्मी का बूट हो। और आर्मी की तो क्या ही बात है, ये सरेआम आर्मी की बदमाशियां जारी हैं। जब आप पुलिस के ऊपर बदमाशियां कर रहे हो, जब आपने जजेस को हॉस्टेज बनाया हुआ है, तो फिर सिविलियंस का क्या होगा ये कोई भी सोच सकता है। अजीज दोस्तों, न्यूजीलैंड की सी ग्रेड टीम आ रही है, उसको सिक्योरिटी देने के लिए आर्मी स्टेडियम में ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कर रही है कि कोई टेररिस्ट आएगा तो उसको कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे। मैं वापस यही कहूँगा कि मेरी बेस्ट विशेस न्यूजीलैंड की टीम के साथ हैं कि वो जीतें कि हारें, लेकिन खैरियत से वापस अपने घर पहुँच जाए। जिसकी हमेशा कोई भी फॉरेन टीम आती है, फॉरेनर कोई आता है, तो हमें डर यही होता है कि ये वापस मुश्किल अपने घर जा सकेंगे। तो अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन सारी यही है। कुत्ते की मौत आर्मी मर रही है। वैसे कल फिर केपी में बुनेर डिस्ट्रिक्ट में आर्मी ऑपरेशन कर रही थी, 2 फौजी कुत्ते की मौत मारे गए, कई जख्मी हुए, और ये इसको शहीद कहते हैं। शहीद अकॉर्डिंग टू इस्लामिक क्राइटेरिया, शहीद वो है जो काफिर के हाथों मरे। ये तो मारने वाला सलीम था, मारने वाले का नाम सलीम था, वो भी मारा गया, सलीम भी। तो ये जिहाद नहीं है, ये शहादत नहीं है भाई साहब, अकॉर्डिंग टू इस्लाम। बाकी तो मैं इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करता ना। साला जिहाद ढकोसला है, जुल्म है, जबर है, और शहीद तो कुत्ते की मौत होती है। जो फजूल के मकसद के लिए इन्होंने जो शहादत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, ये एक्सपेंशनिस्ट है, ये कब्ज़े की चीज़ें हैं। इतना सा मदीना से निकल के पूरी दुनिया पे जो इस्लाम इन्होंने कब्ज़ा किया था, उसको जिहाद और शहादत का दर्जा दिया है ना। पॉलिटिकल था, लूटमार थी। महमूद गजनवी जिहाद करने आता था तो वो क्या करने आता था? लूटमार करता था। अगर जिहाद करता तो फिर वो यहाँ पे सोने के बुत और सोमनाथ के मंदिर से और इधर उधर से लूटमार करके थोड़ी ले जाता। यहाँ से लड़कियों को, औरतों को गुलाम बना के थोड़ी ले जाता। तो ये सब पाकिस्तान में इस वक्त आर्मी फुल फ्लेज जिहाद कर रही है, और ऐसे में इनके अपने मीडिया वाले, ये यूसुफ नज़र है, सीनियर जर्नलिस्ट है, इसने अभी आर्टिकल लिखा है दी फ्राइडे टाइम्स में कि पाकिस्तान का सॉल्यूशन एक ही है कि पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स की गवर्नमेंट आए, यानी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को गवर्नर में एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रोल दिया जाए, यानी लीगल कर दो कि आर्मी पाकिस्तान पे रूल कर रही है। यानी जैसे मुशर्रफ भी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाया था, ऊपर खुद बैठा था, नीचे सिटी बैंक का एग्जीक्यूटिव को लेके आया अमेरिका से, रातों रात उसका आईडी कार्ड बनाया गया पाकिस्तान का। उसके पास आईडी कार्ड भी नहीं था साले के पास, और उसको फाइनेंस मिनिस्टर और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बनाया, और बीइंग प्राइम मिनिस्टर उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अपने पास रखी थी। और सो कॉल्ड टेक्नोक्रेट थे। कौन थे सो कॉल्ड टेक्नोक्रेट? होम मिनिस्टर पाकिस्तान का, जनरल क्या नाम था, मुहाजिर ही था, नाम याद नहीं, जनरल को होम मिनिस्टर बना दिया। ये इनका टेक्नोक्रेट है। टेक्नोक्रेट पाकिस्तान में इनकी नज़र में खाली आर्मी है, हर चीज़ की एक्सपर्ट, ज्ञानी, स्किल्ड आर्मी है। तो ये कह रहा है कि आर्मी के हवाले सारा कंट्री कर दो, तो है ना भाई, है ना भाई। मुशर्रफ के जाने के बाद खाली एक कियानी था जिसका इतना ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन था।
इसलिए कि उस वक्त अमेरिका का ड्रोन ऑपरेशन और पाकिस्तान में तालिबान और अलकायदा के खिलाफ इतना ज़बरदस्त ऑपरेशन चल रहा था कि मोरलेस कियानी ही फैसले सारे करता था। जरदारी और वो तो खाली लूटमार करते थे, इसके प्राइम मिनिस्टर। फिर नवाज शरीफ का दौर आया तो राहिल शरीफ, याद होगा कि इतना तो किसी का राहिल शरीफ जिंदाबाद, राहिल शरीफ ये, राहिल शरीफ वो, राहिल शरीफ की तस्वीरें हर जगह होती थीं, इसके जूतों को चाटा जाता था। राहिल शरीफ ही राहिल शरीफ था। और वो उस वक्त टीटीपी, टीएलपी, सारे टेररिस्ट ग्रुपों के ज़रिए गवर्नमेंट के नाक में दम करके रखा था। नवाज शरीफ तक को रिज़ाइन करवाया। फिर इसके बाद बाजवा आया। बाजवा तो खुद इमरान खान को गोद में बिठा के लेके आया था, सबको पता है। फिर इमरान खान को हटाया भी, तजर्बे पे तजर्बे। और अब ये आसिम मुनीर तो खुल के, मतलब कल आपको वीडियो में मैंने दिखाया था, हामिद मीर ने कहा कि घुटनज़दा माहौल है, ऐसा माहौल तो मार्शल लॉ में नहीं होता था। तो इस किस्म का पाकिस्तान आजकल हम देख रहे हैं, जो टोटल फौजी बूट के अंडर में क्रश हो रहा है। और यही पाकिस्तानियों की इस वक्त किस्मत है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।